हेलो 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 हेलो। नमस्कार। 2 दिन से एब्सेंट थे, इसके लिए तहे दिल से सॉरी है। 2 क्लास आपका एब्सेंट हो गया, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाते हैं चला, जहाँ पर कुछ कुछ फैमिली ऐसा मतलब क्लोज रिलेशन हो जाता है जिसको आप इग्नोर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करने वाला रहता तो ज़रूर इग्नोर करते। तो सर अब आपकी सेवा में है और कोशिश करेंगे कि फिर से एक नए जोश के साथ हम आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे अभी बहुत ज़्यादा टेंशन होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा होगा। तो आप ही समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर परेशानी हो फील कर रहे हैं, इसका मतलब सक्सेस आपसे बहुत छोटे से कदम पे दूर है। तो आप सर अगर परेशान फील कर रहे हैं, इसका मतलब आपने तैयारी कर रखी है, इसीलिए वो फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है। और अगर भाभियां हैं, मामा मामी लोग हैं जो जबरदस्ती फॉर्म भर दिया है, तो उसको कोई परेशानी नहीं है, वो एडमिट कार्ड लेगा और कहीं जाएगा और एग्जाम दे देगा। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है कि भाई सर एग्जाम का बहुत टेंशन हो रहा है, मैं समझ जाता हूं कि इस बार इसका बेड़ा पार। इसलिए सर इस बार आपका बेड़ा पार है अगर आपको टेंशन हो रहा है एग्जाम का तो। इसलिए सर जी जान से लगिए, जान प्राण से लगिए और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि हर हाल में सफलता आपके कदम चूमे। और अगर परेशानी है, लग रहा है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मैं तो बार बार बोलता हूं, हर बार बोलूंगा, इसका मतलब तुम समझ ले कि सक्सेस तेरे से चंद कदम दूर है। एकदम सिंपल सा मामला है चला। थकता वही है जिसने चढ़ाई की है, वो क्या थकेगा जो सोच ही रहा है। इसलिए अगर तू थक गया है, अगर तू परेशान है, इसका मतलब तुमने पहाड़ पे चढ़ाई कर रखी है। तो सर इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जो थके हैं, मंजिल बहुत नजदीक है, 2 कदम और तेजी से चलिए, मंजिल आपके पास होगी और एकदम सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए सर 2 कदम तेजी से चलिए, भगवान आपकी आत्मा को हर हाल में उस परमात्मा, उस नौकरी से मिलाएगा जिसकी चाहत आपके दिल में है। चलिए हम सर शुरू करते हैं, अपना टाइम नहीं बिताते हुए। सेट नंबर 65। आज जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन सर एकदम सॉलिड है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? ये सर टक्कर से है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा तो मैं सर टॉपिक ही आपको समझाने जा रहा हूं और क्वेश्चन इज फॉर टक्कर। टक्कर 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। एक के बात है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर और एक होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ध्यान देना, टक्कर 3 प्रकार के, प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। टक्कर कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के, प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। ध्यान दीजिएगा सर, प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ एक ही है, लेकिन अप्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ अलग अलग। इसको हम कहते हैं कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ध्यान दीजिएगा सर, प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर एक है, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर अलग अलग। प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ एक है, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ अलग अलग। अब दोनों में होता क्या है सर, गौर फरमाइएगा। इसमें ई का मान लेस देन 1 होता है, इसमें ई का मान इक्वल टू 1 होता है और इसमें ई का मान इज इक्वल टू 0 होता है। अगर देखिए, मान लीजिए कि हमने लिखा और ये हमने लिखा और ये सही है कि गलत, हमको लगता है कि हमने गलत लिख दिया, क्योंकि इसको याद करना संभव नहीं है। आप इसको कितना याद कीजिएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, फलना देन, चिलना देन, गलत हो जाएगा।
तो ये जो हमने लिखा है कि ये सही है कि गलत हमको नहीं पता, क्योंकि हम इसको अगर रट्टा मारेंगे तो गलत होबे करेगा। हम इसको क्या करते हैं, बाय थ्योरी चलते हैं सर। जब थ्योरी पे आप चलिएगा, सर थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी कहता है कि प्रत्यास्थ टक्कर किसको कहते हैं, कहता है जितना वेग से फेंके उतनी ही वेग से ऊपर आ जाएगा तो प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर जितना वेग से फेंके उससे कम वेग से ऊपर आएगा अप्रत्यास्थ टक्कर। अगर दो वस्तुएं टकराती है दोनों साथ साथ चल देती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। आप कहिएगा नहीं समझे सर, तो गौर फरमाइएगा, हम समझा देते हैं आपको। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें सर इसकी, ये कहता है कि जितना वेग से फेंके उतनी ही वेग से आया, जितना वेग से, एकदम आराम से सर, जितना वेग से फेंके, मतलब अगर किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जितना वेग से फेंके उतना ही वेग से वापस आया। क्या यह संभव है? नहीं, उतना ही वेग से वापस आया, उतना ही वेग से वापस आया। अगर अप्रत्यास्थ टक्कर की हम बात करें तो ये कहता है जितना वेग से फेंके उससे कम वेग से वापस आए। जितना वेग से फेंके, जितना वेग से फेंके उससे कम वेग से वापस आए, कम वेग से वापस आए। जितना वेग से फेंके उससे कम वेग से वापस आया। और ये कहता है टकराने के बाद साथ साथ चल देगा। ये कहता है सर कि टकराने के बाद साथ साथ चल देगा, टकराने के बाद साथ साथ चल देगा। देखिएगा ये टॉपिक में बड़ा झोल है, इसीलिए हम अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं तुमको। कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि एक के बार मारे फायरिंग समझ में आ गया। कहते हैं जितना वेग से फेंके उतना ही वेग से वापस आएगा, तो हम कहेंगे प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। जितना वेग से फेंके उससे कम वेग से वापस आए, जो कि नॉर्मली होता है। अगर आप बॉल को फेंकोगे, जितना वेग से फेंकोगे उससे कम वेग से वापस आएगा तो उसे अप्रत्यास्थ टक्कर, और टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल देगा उसे हम पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम दूसरे चीज की बात करें, सब में संवेग संरक्षित रहता है, इसमें भी संवेग संरक्षित, क्योंकि अगर टक्कर होगा, ध्यान देना, कहीं भी टक्कर होगा कहेगा क्या संरक्षित, संवेग संरक्षित होबे करेगा, ये फिक्स है। यहां भी संवेग संरक्षित, संवेग बोले तो P, अगर आप पढ़े होंगे सर संरक्षित, यहां भी P संरक्षित। अब अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें सर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो जितना वेग से फेंकेंगे उतने वेग से आ जाएगा प्रत्यास्थ टक्कर में। इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगा, क्योंकि सर जितना वेग से जाएगा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन ये दोनों में सर उतना, उससे कम वेग से ये टकराएगा तो भी उससे कम वेग से, इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। गतिज ऊर्जा संरक्षित, गतिज ऊर्जा संरक्षित, रुको एकदम धीरे धीरे, हम पूरा इस टॉपिक को फिर से रिवीजन करेंगे तब समझेगा। संरक्षित नहीं, इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं। अब देखो, हमने कहा कि अगर कोई भी टक्कर होगा, देखो अभी कोई टक्कर तुमको नहीं पता है, लेकिन यह पता होना चाहिए कि संवेग सब जगह संरक्षित होता है। इसका क्वेश्चन ऐसा पूछेगा न, चला कहेगा बताओ प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, संवेग असंरक्षित, गति ऊर्जा संरक्षित, संवेग असंरक्षित, गति ऊर्जा भी असंरक्षित, गति ऊर्जा असंरक्षित, संवेग संरक्षित। पता नहीं चलेगा की मार रहे हैं। तो सर तुम जान लो कि सब में संवेग संरक्षित है, जितना वेग से फेंके उतने ही वेग से वापस आता है प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ में, इसलिए गति ऊर्जा भी संरक्षित, बाद बाकी किसी में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। अब देखो, जितना वेग से फेंके, ई का मतलब होता है सर, अगर हम ई की बात करें, प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें, तो ई प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यह होता है अंतिम वेग का अंतर, अंतिम वेग का अंतर, कहीं पर लिख लो, बटा प्रारंभिक वेग का अंतर, प्रारंभिक वेग का अंतर लिख लो। ई प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको कहीं पर लिख लो, ई प्रत्यास्थता गुणांक है। सर हम आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर आते हैं सर, जो क्वेश्चन आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। एकदम सर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सर हर उस प्रश्न को मैं बनवा दूंगा जो प्रश्न अन्य बच्चों से नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए सर टेंशन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो यह गलत है। बल का संयम न्यूटन आप खुद से नहीं मार पाते तो आपको रेलवे में नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आप बनाते हो तो आपके भीड़ से आप अलग हो जाओगे, डाउट्स नहीं होंगे। अभी हमको पढ़ाने दो और तब तुमको बताएंगे कैसे कैसे तुमको सोचना पड़ेगा। तो सर ये अंतिम वेग में अंतर बटा प्रारंभिक वेग में अंतर। अब आते हैं सर टॉपिक पे। कहता है अंतिम वेग में अंतर बटा प्रारंभिक वेग में अंतर। हमने कहा इसका मतलब ई यहां क्या होगा, अंतिम वेग में अंतर। तो सर ये दोनों तो सेम है। अंतिम वेग में अंतर अगर निकालोगे, जितना वेग से गया उतने ही वेग से वापस आया, जितना वेग से गया उतने ही वेग से वापस आया, तो दोनों तो समान हो जाएगा। तो दोनों समान हो जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा। अगर हम कहें कि जितना वेग से गया उतने ही वेग से वापस आया तो दोनों समान हो जाएगा। दोनों समान हो जाएगा मतलब 10/10 इज इक्वल टू 1। तो इसमें ई का मान 1 होगा। इसमें ई का मान कितना हो जाएगा सर 1। यहां आओगे सर, ये जितना वेग से गया उससे कम वेग से वापस आएगा, तो कम वेग से वापस आएगा तो लेस देन 1। और अगर आप यहां जाओगे दोनों टकरा जाएगा, टकराने के बाद सर अंतिम वेग अगर एक दोनों टकरा के साथ में चलेगा तो इसका भी 10 है इसका भी 10, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो तुमको डेफिनेशन हर हाल में याद रखना होगा, चलाना तो मामला गड़बड़ होगा। देखो हमने तुमको क्या कहा, हमने कहा टक्कर 3 प्रकार के, प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ एक ही बात है, अप्रत्यास्थ पूर्णतः अप्रत्यास्थ। इसमें जितना वेग से फेंकेंगे उतने वेग से वापस आएगा, इसमें जितना वेग से फेंकेंगे उससे कम वेग से वापस आएगा, और इसमें टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल देंगे। संवेग तीनों में संरक्षित है, गतिज ऊर्जा केवल इसमें संरक्षित है क्योंकि जितना वेग से फेंके उतने ही वेग से वापस आया, और इसमें सर उससे कम वेग से, और ये टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल दिया। दोनों में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, संरक्षित नहीं मतलब एक समान नहीं रहेगा। इसमें समान इसलिए रहेगा क्योंकि जितना वेग से फेंके उतने ही वेग से वापस आया। संरक्षित रहना मतलब नहीं बदलना। 10% भी है, 10% कल भी रहेगा, इसका मतलब पैसा संरक्षित। ठीक है। अब देखो रही बात ई की, तो जितना वेग से फेंके उतने वेग से वापस आया, तो 10/10 इज इक्वल टू 1। उससे कम वेग से वापस आया, इसका मतलब लेस देन 1, और दोनों टकरा के साथ साथ चल दिया, तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हम अगर क्वेश्चन पे आते हैं तो ये तुम्हारा हम स्लाइड दे दिए हैं, इसको सर बैक करके आप आराम से लिख सकते हो, कहीं कोई झोल नहीं है। ये मेरे किताब का लाइन है, एकदम सॉलिड लाइन हमने सर। अब तुम कहेगा किताब का प्रमोशन करता है मास्टर, तो सर हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा, तो ये प्रत्यास्थ टक्कर। जिस वेग से टकराता है उससे कम वेग, उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग से लौटता है, अप्रत्यास्थ टक्कर। उसके बाद पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु से चिपक जाएगा और उसको अपने साथ जोड़कर एक बनकर एक ही वेग से चलने लगेगा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा। तो कहते हैं ये प्रत्यास्थ टक्कर, इसको हम लिख सकते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। एक के बात है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। अब इसमें देखो संवेग यहां भी संरक्षित, संवेग यहां भी संरक्षित, संवेग यहां भी संरक्षित। पढ़ाई सर ना त्याग और तपस्या का दूसरा नाम पढ़ाई, इसलिए कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। अगर जॉब लेना है किसी भी टीचर से पढ़िए सर, चाहे मैथ पढ़िए या रीजनिंग पढ़िए, टफ चीज अगर आप पढ़ते हैं तो आपका काम होगा सर। टफ पढ़ोगे इजी अपने आप बन जाएगा, लेकिन इजी पढ़ोगे तो टफ नहीं बनेगा। कहते हैं सर गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। इसमें देखोगे E इज इक्वल टू 1, क्योंकि सर जितना वेग से फेंके उतने वेग से वापस आएगा, इक्वल टू 1। ये सर उससे कम वेग से आएगा इसलिए लेस देन 1। ये सर दोनों साथ चिपक जाएगा 0, साथ चिपक जाएगा तो बचा क्या 0। हम कैसे याद रखें, हम कहते हैं जितना वेग से फेंके उतने वेग से वापस आया, 10/10 इज इक्वल टू 1। कहेगा जितना वेग से फेंके उससे कम वेग से वापस आया, तो कहेंगे हाँ, तो कहेंगे लेस देन 1। आई कहा दोनों चिपक के चल गया, हो सब 0 हो गया। क्लियर। आप क्वेश्चन बनाइए सर, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सर देखिए अगर आप मेरा क्लास टाइम से नहीं करते हैं तो आपको 2-3 क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होगा। कहते हैं पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर मतलब इसकी बात कर रहा है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तो हम कहते हैं चिपक के चल दिया, चिपक के चल दिया इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। सी फॉर कैट इज द आंसर होगा। द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं किसी धातु का क्षेत्रीय, देखिए सर एक फॉर्मूला होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि प्रसार गुणांक, अगर आपको किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा तो एक फॉर्मूला होता है प्रसार गुणांक का। अब प्रसार गुणांक क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसको कहते हैं। ये होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3।
आप कहिएगा ये अल्फा बीटा और गामा क्या है, तो अल्फा सर होता है किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो सर लंबाई बढ़ती है तो कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, किसी भी चीज का लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ता है तो कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और किसी भी चीज का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ता है तो कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम कहते हैं प्रसार गुणांक अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा इज इक्वल टू 1 इस टू 2 इस टू 3, तो कहते हैं अल्फा क्या है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। अल्फा क्या है सर, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है। बीटा क्या है सर, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। बीटा क्या है सर, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। और गामा क्या है सर, गामा आयतन प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, अल्फा बीटा और गामा बराबर 1 इस टू 2 इस टू 3 है। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, गामा आयतन प्रसार गुणांक है। हो गया। ये परी सिंह के नाम से कौन फेक आईडी बना लिया है, लव यू कर रहा है, ये एकदम गलत बात है। मुझे वाओ, मुझे भी प्यार करने वाला मिल गया। अगर तुम लड़की हो मतलब बहन, तो ये फ्रॉडगिरी बंद करो, और अगर तुम लड़का हो तो कहीं ना कहीं तेरे अंदर बीच वाला गुण है, आप कृपया ऐसा ना करें, ये काम गंदे लोगों का है। आपका पापा से बोलें और आप अपनी शादी करवा लें सर। हो गया, हो गया। न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, 2-3 चैप्टर का न्यूमेरिकल बचा हुआ वो भी मैं करवा दूंगा सर। एकदम न्यूमेरिकल जो बचा हुआ है सर उसको हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, गामा आयतन प्रसार, सारा न्यूमेरिकल का मेरा प्लेलिस्ट है। एसके जा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। एक से शुरू हो जाइए, 2-3 चैप्टर का बचा हुआ वो भी मैं कर दूंगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। कहते हैं अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, गामा आयतन प्रसार गुणांक। अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा बराबर 1 इस टू 2 इस टू 3। ठीक है, अब यहां सर क्या बनता है, अब जब आप गौर फरमाओगे जनाब हमारे, तो अल्फा बट्टा बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2, या बीटा बट्टा गामा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3। देखिए अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 1/2, या बीटा बाय गामा लिखोगे तो 2/3, या डायरेक्ट अल्फा बाय गामा इज इक्वल टू 1/3। अल्फा बाय गामा इज इक्वल टू 1/3। तो जो आपको दिल करता है वो सर लिख लीजिए, ठीक है। हो गया। अब देखिए सर, अब ये थ्योरी है, सेट नंबर 64 अनाज। अब आपका जो थ्योरी है सर, गौर फरमाइएगा, थ्योरी आपका क्या कहता है, थ्योरी आपका कहता है किसी ज्ञात किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब बीटा, अल्फा तो रेखीय प्रसार गुणांक है, 5x पर केल्विन है। इसका आयतन प्रसार गुणांक गामा इज इक्वल टू व्हाट, हम जानते हैं, चला अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3। अब हमको बीटा और गामा में रिलेशन चाहिए, तो बीटा और गामा, बीटा बट्टा गामा इज इक्वल टू 2/3। अब बीटा और गामा में हमको रिलेशन चाहिए, बीटा और गामा बराबर 2/3 हो गया। अब हमको निकालना क्या है सर, गामा, तो गामा बराबर हम लिख सकते हैं 3 बीटा बट्टा 2, 3 बीटा बटा 2, 3 बीटा बटा 2। तो 3 आप बीटा का मान दे दिया 5x इंटू 5x, अब बटा 2 कर दो इज इक्वल टू 7.5 x पर केल्विन इज द आंसर। बताइए क्या हो जाएगा सर, आंसर A फॉर एप्पल इज द आंसर। वेरी गुड, A फॉर एप्पल इज द आंसर। हो गया सर। किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 5x पर केल्विन है, आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा, तो सर अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा बराबर 1 इस टू 2 इस टू 3 होता है। हमको बीटा दे दिया, गामा मांग रहा है, बीटा बट्टा गामा इज इक्वल टू 2/3 हो गया, गामा इज इक्वल टू 3 बीटा बाई 2 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। पढ़ाई तो सर तपस्या है जो आपको करना होगा। ये जो लाइन मेरे सामने मेरे भाइयों, मेरे
प्यारे विद्यार्थियों, जो लाइन हमने लिखा है, इस लाइन के एक एक वर्ड को आपको समझना होगा। हम लोग ठोस द्रव गैस तो पढ़ लेते हैं कि ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार निश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। इन पढ़ता है। यहां देखो क्वेश्चन में एकदम मामला टाइट है। 2-3 को थ्योरी तुमको पढ़ा देते हैं तब तो हर क्वेश्चन भाई मेरे बनेगा। एकदम आराम से ध्यान देने की कोशिश करना। कहते हैं आकार पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों की स्थिति के आधार पर आकार बदलता है। ध्यान देना, आकार जो है पदार्थ के प्रकार के अनुसार, प्रकार मतलब ठोस, द्रव एंड गैस। आकार पदार्थ के प्रकार के अनुसार, ये जो आकार है ये पदार्थ के प्रकार के अनुसार, ठोस, द्रव और गैस, कणों की स्थिति के आधार पर, यानी ठोस के कण अलग हैं, द्रव के कण अलग हैं, गैस के कण अलग हैं, स्थिति के आधार पर आकार बदल जाता है। एकदम सही है। देखो ये कण का प्रकार के अनुसार कि ठोस, द्रव, गैस है, स्थिति के अनुसार इसका आकार अलग अलग होता है। एकदम सही है। लेकिन यही दूसरा लाइन पढ़ो, पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? इसमें क्लियर कर दिया है आकार बदल जाता है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं किया है कि आकार बदलता है। यह स्टेटमेंट गलत है और यह स्टेटमेंट सही है। वैसे इतने का डिफरेंस पे 3 गो सवाल है, खाली ध्यान देना। हम कहते हैं सर आकार पदार्थ के प्रकारों के अनुसार कणों की स्थिति के आधार पर बदल जाता है। आकार बदल जाता है किसके अनुसार? पदार्थ के प्रकारों के अनुसार कि ठोस, द्रव, गैस है, उसकी स्थिति के अनुसार कि उसकी स्थिति कैसी है, ठोस अवस्था में है कि द्रव की गैस अवस्था में है, उसका आकार बदल जाता है। ये कहता है पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर यह बदल जाता है। क्या बदल जाता है भाई? हम कहेंगे कि भाई रे तोहर बदल गया। क्या बदल गया? लंबाई बदल गया, चौड़ाई बदल गया, कि गरीबी बदल गया, कि घर बदल गया, कि हमार बाल बदल गया, कि हमार हाथ बदल गया, कि हमार चाल बदल गया? ये क्लियर करना होगा। हम खाली कहेंगे भाई रे तोहर बदल गया, ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। हम कहेंगे भाई रे तोहर चाल बदल गया, भाई रे तोहर पैसा बदल गया, भाई रे तोहर आकार बदल गया, भाई रे तोहर लंबाई बदल गया। अब सर ग्रुप डी एनटीपीसी वो नहीं रहा। हाँ बना के आ जाइएगा अब 70 नंबर, लेकिन कहिएगा कि ओहो 0.2 से रिजल्ट नहीं हुआ, पूरा जिंदगी फिर पछताते रहिएगा कि 0.2 से रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए सर इसकी गहराइयों को समझने की चेष्टा करें। कहता है कि अगर हमने कहा भाइयों, प्यारे मित्रों, अगर हमने कहा कि फलानमा अमित बदल गया तुम, अमित बदल गया तुम, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। क्योंकि क्या बदल गया तुम्हारा? मैं कहा अमित तुम्हारा बदल गया, क्या बदल गया यह कहना पड़ेगा, नहीं तो यह स्टेटमेंट गलत है। पैसा बदल गया, चाल बदल गया, आकार बदल गया, आकृति बदल गया, बीवी बदल लिया। लेकिन हम अगर कहेंगे अमित तुम्हारा आकार बदल गया, तो यह स्टेटमेंट सही है। यहां यही स्टेटमेंट है, आकार पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों की स्थिति के आधार पर आकार बदलता है। यही कहता है पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता है। तो बदलता है तो क्या बदलता है, तो क्लियर ही नहीं किया है। यह स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। कहता आकार बदलता है तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। करे अब क्वेश्चन में आए, अब देखो क्वेश्चन। फिर संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता कुछ नहीं होता, दबाना संपीड्यता है। किसी चीज को अगर आप दबाते हैं तो यह संपीड्यता है। अगर ये सर किसी चीज को आप दबाते हैं तो दबाने के बाद आप प्रेशर लगाते हैं, आप प्रेशर लगाते हैं तो उसके आयतन में कमी आती है, यह संपीड्यता है। अगर आप किसी गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो उसके आयतन में कमी आती है, यह संपीड्यता है। कहता है यह पदार्थ का वह गुण है जिसके अंतर्गत उच्च दाब अगर आप लगाते हैं पर उसका आयतन कम हो जाता है, गैसों में यह गुण पाया जाता है। ठोस में सर यह गुण मिनिमम पाया जाता है, सबसे ज्यादा यह गुण किसमें पाया जाता है? गैसों में। द्रव में भी नहीं के बराबर पाया जाता है, ठोस में भी नहीं के बराबर पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह गुण किसमें पाया जाता है? गैस में। तब ना दबाकर सिलेंडर में डाल देते हैं,
उसके बाद सर कहते हैं तरलता। तरलता क्या है सर? ये तरल है, तो तरल है इसका मतलब ये बहेगा। तरल ठोस कभी बह नहीं सकता, ये ठोस ही चला कभी बह सकता है, लेकिन एक अंदर जब पानी है बहेगा। द्रव और गैस बह सकता है, ठोस कभी नहीं बह सकता। ध्यान दीजिएगा सर। 3200 फीट अंदर से है ना रे, एक लड़का लिखता है 3200 फीट अंदर से। एक लड़का तो यो कहता है एसके झा जो पढ़ा रहा है वो सब पूछता है कि ना। अरे दानव, हम तेरे कॉन्सेप्ट के लेवल, तुम बोलो ना कल से हम काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ MBS कर शुरू कर दें, रहेगा तो कर देंगे। अगर जकरा ये बात नहीं आता है ओकरा नौकरी लेने का भी कोई हक नहीं, ये मेरा मानना है। अगर मैं सर उस पर काम कर रहा हूं कि तेरा 5 क्वेश्चन ऐसा हम ऐड कर दें तेरे अंदर जो दूसरे से तुमको अलग कर दें, हाफ MBS कर सब बनाएगा। कहते हैं कि अगर तरलता क्या है? तरलता है सर किसी द्रव का बहने का गुण जो होता है ना, वो तरलता के कारण होता है। फ्लूइडिटी कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ये द्रव और गैस में होता है, ठोस कभी बह सकता है। कहता है आसानी से बहना, बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना है पदार्थ का गुण है। और तरल पदार्थ और गैस दोनों द्वारा यह गुण प्रदर्शित होता है। तरल पदार्थ के द्वारा भी यह गुण प्रदर्शित होता है और गैस के द्वारा भी, दोनों में यह गुण प्रदर्शित होता है बहने का। अब क्वेश्चन पे आइए तो सर हम फिर से कह देते हैं, इस लाइन को ध्यान से देखना, बाद में झोल नहीं करना। हम कहते हैं मैंने कहा अमित तुम बदल गया, अमित तुम बदल गया, ये स्टेटमेंट तुम्हारा बदल गया, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हमको कहना पड़ेगा तुम्हारे विचार बदल गए, हमको कहना पड़ेगा तुम्हारा आकार बदल गया, हमको कहना पड़ेगा कि तेरी पत्नी बदल गई या तेरा पति बदल गया। और ये कहता है कि आकार बदल गया, ये सही है, ये कहता है बदल गया, ये सही नहीं है। अब प्रश्न पर चलिए, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन की कहता है और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहता है, और इस सब आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप देखे होंगे सर टोटल आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी को आप लोग कहते हैं कथन और निष्कर्ष पूछ दिया। जो आप लोग सर कहते हैं ना बाप रे बाप एसके झा की पढ़ाता, वो तो कथन और निष्कर्ष पूछ दिया, बल कैसे मतलब न्यूटने पढ़ाते रह गया। अब मेरा क्वेश्चन ना सर अभी से 2 साल तक पढ़ाएंगे तो रिपीट नहीं होगा, इसकी गारंटी है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं आकार पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों की स्थिति के आधार पर आकार बदलता है। सही बात है, अलग अलग का कणों की स्थिति के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, एकदम सही बात है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। तरल पदार्थ यानी द्रव जिस पात्र में रखिएगा उसका आकार प्राप्त करेगा, और गैस का कोई आकार नहीं होता है, एकदम सत्य वचन है। संपीड्यता यह पदार्थ का वह गुण है जिसके अंतर्गत उच्च दाब पर, मतलब बहुत ज्यादा दाब लगाओगे तो आयतन कम हो जाता है, गैस में यह गुण पाया जाता है। इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों सत्य है। अब आते हैं दूसरे पे। कहता है कौन सा विधान सत्य है? देखिए स्टेटमेंट खाली पूछने का तरीका बदला है। कहता है कौन सा विधान सत्य है। अब क्वेश्चन को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद हमारे उत्तर तक आप पहुंचने की चेष्टा कीजिए। आप पढ़िएगा सर तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि केवल कौन सत्य है, कौन सी विधान सत्य है? ये कहता है पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता है। ये गलत है, आकार बदलता है। कितना डेप्थ है क्वेश्चन में सर, समझने की चेष्टा कीजिए। आकार बदलता है, ये गलत है। ये आकार बदलता है नहीं, सिर्फ ही कह रहा है बदलता है। रेनू तुम बदल गई तो तुम्हारा क्या बदल गया? पति बदल गया कि विचार बदल गए कि क्या बदल गया? ये तुमको समझना होगा। ये कहता है आधार पर बदलता है, क्या बदलता है? कुछ नहीं। तो सर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब कहता है संपीडितता या पदार्थ का वह गुण है, सेम स्टेटमेंट है, जिसके कारण उच्च दाब पर उनके आयतन कम हो जाते हैं, गैसों में यह गुण पाया जाता है। एकदम सही है, केवल एक सत्य है। केवल कौन सत्य है सर? एक सत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कौन सा विधान सत्य है?
आकार, आकार के बारे में देखिए क्या कह रहा है, पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है। कह दिया है क्या बदलता है, आकार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ की निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार लेता है, तथा गैसों में कोई आकार नहीं होता। एकदम सही है, खाली वर्ड एगो गायब कर देगा, एगो ला देगा तो स्टेटमेंट बदल जाएगा। और यहां संपीड़ितता नहीं, यहां तरलता की बात किया है। स्टेटमेंट सेम है, 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, खाली ये तरलता का बात कर दिया है। तरलता क्या है, कहता आसानी से बहना और बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना, यह पदार्थ का गुण है। तरल पदार्थ और गैस दोनों में यह गुण प्रदर्शित होता है। आंसर बताइए क्या होगा, ए की, बी की, सी। आंसर इज सी फॉर कैट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सर, सी फॉर कैट। आगे बढ़ते हैं सर, किरचॉफ का नियम। सर देखिए किरचॉफ का नियम क्या कहता है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वो प्रश्न होंगे सर जो आपको, कोशिश करेंगे हम सर कि अगर 1-2 प्रश्न भी अगर ऐसे टकरा गए जो उल्टे पुल्टे हों तो आपका काम हो जाएगा। टक्कर 3 प्रकार का हम पहला क्वेश्चन में बताए थे, प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ। जितना वेग से जाएगा उतने वेग से लौट के आएगा, ई बराबर 1 होगा। जितना वेग से जाएगा उससे कम वेग से आएगा, ई लेस देन 1 होगा, और दोनों साथ साथ चिपक के चल देगा, 0 हो जाएगा। कहते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ ने 2 नियम दिया। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एंड देन सेकेंड लॉ। पढ़ने के लिए एकाग्रता चाहिए सर, नहीं तो कौवे कुत्ते बहुत सारे घूम रहे हैं। फर्स्ट लॉ कहता है सर कि अगर किसी जंक्शन पर, इसी को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश सेम है, जंक्शन लॉ। अगर हिंदी में कहिएगा तो इसको हम बिंदु नियम कहते हैं। ये कहता है कि अगर किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट जो होगा ना वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहां I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 ये इनकमिंग है और ये बराबर हो जाएगा सर I3 के। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। और ये सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी बंद परिपथ का कुल वोल्टेज जो होगा वो 0 होगा। बंद परिपथ का कुल वोल्टेज 0 होगा। बंद परिपथ का रुक जा, कुल वोल्टेज 0 होगा। कुल वोल्टेज 0 होगा। देखिए फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ, इसी को बिंदु नियम कहते हैं। कहता जितना आएगा यानी जंक्शन पर कुल धाराओं का योग 0 होता है। बिंदु पर जल्दी से लिख लो, बिंदु पर कुल धारा 0 होता है। कुल धारा 0 होता है। जल्दी से लिख लीजिए सर, जंक्शन पर कुल धारा 0 होता है। जंक्शन पर कुल धारा 0 होता है। यह कहता बंद परिपथ में कुल वोल्टेज 0 होगा। बंद परिपथ में कुल वोल्टेज जो होगा वो 0 होगा। हो गया। न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, अच्छा बहुत जल्द आपका ये भी हम दूर कर देंगे। न्यूमेरिकल का हम सर कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास सर पूरा प्लेलिस्ट हम आपके हवाले कर देंगे। आप सर पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ा हुआ है उतना पढ़ लिए हैं, तब एकदम टेंशन है, जो बचल है वो हम करवा देंगे। कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। इससे पहले सर 6 नंबर देखो ये तुम देख लो 7 नंबर क्या कहता है। एक परिपथ 7 नंबर है, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग पर प्रतिरोध और धारा का गुना
या बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विभव बल के बराबर होता है। इसको किसने दिया? ये सर किसका नियम है? ये कि कुल विभव बल का योग जो होता है शून्य होता है या कुल धाराओं का योग शून्य होता है, ये किरचॉफ चचा ने दिया था। अब इससे रिगार्डिंग सर हम ये 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या है? तो किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या है सर बताइए? किरचॉफ का दूसरा नियम के अनुसार व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 6 का आंसर व्हाट इज द आंसर? ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होगा, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होगा, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग अब प्लस ईएमएफ का गणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब सभी चीजें शून्य हो जाएगी। जो वोल्टेज इसमें ड्रॉप करेगा किसी यंत्र में और जो इसमें ईएमएफ है वो टोटल का टोटल शून्य हो जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल की सी फॉर कैट? सी फॉर कैट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में, देखिए सर इसमें बड़ा झोल है सर। चुंबकीय पदार्थ 2 प्रकार के, या योग कहें सर कि पदार्थ 2 प्रकार के। पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के। कौन कौन सर? 3 प्रकार के। एक होता है सर प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबक। एक होता है सर अनुचुंबक, देखिएगा ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। एक होता है लोह चुंबक, तरीके, और एक होता है लोह चुंबक। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। इसको हिंदी में भी दे देता है, इसको आपको दे देगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इतना आसान नहीं है सर पढ़ना, इसलिए एकदम कंसंट्रेट होकर आपको सर पढ़ना होगा। इसको हम कहते हैं पारामैग्नेटिक और इसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, देखो इसको कहते हैं डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका जो प्रतिचुंबक की अगर हम बात करें तो इसमें चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण होता है, ऋणात्मक गुण होता है। देखो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ लो, एकदम शॉर्टकट में तो हर काम हो जाएगा। इसमें चुंबक के प्रति अल्प आकर्षण का गुण होता है, अल्प पॉजिटिव गुण होता है, और इसमें चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण का गुण होता है। सर अगर हम आपसे अल्प आकर्षण रखते हैं इसका मतलब अल्प विकर्षण भी रखते हैं, और अगर आपसे हम प्रबल आकर्षण रखते हैं इसका मतलब विकर्षण नहीं रखते। देखिए अगर हम आपसे विकर्षण रखते हैं मतलब आकर्षण नहीं रखते हैं, अगर हम आपसे प्रबल आकर्षण रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, इसका मतलब विकर्षण नहीं रखते। लेकिन अगर बहुत कम आकर्षण रखते हैं इसका मतलब बहुत कम विकर्षण भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, अब इसको हम कहते हैं प्रबल विकर्षण। ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं ये प्रबल विकर्षण रखते हैं सर। ये प्रबल आकर्षण, अल्प आकर्षण, अल्प आकर्षण चुंबक के प्रति, और इसमें प्रबल आकर्षण। ध्यान दीजिएगा सर, हम गौर फरमाते हैं, चुंबकशीलता की बात हो रही है। पहले तो यहीं से हम सवाल बना लेंगे, ध्यान देना। कहते हैं प्रतिचुंबक जो प्रबल विकर्षण का गुण रखता हो किसी भी चुंबकीय पदार्थ से, अनुचुंबक जो अल्प आकर्षण रखता हो, अब लोह चुंबक जो प्रबल आकर्षण रखता हो। ये अगर अल्प आकर्षण रख रहा है इसका मतलब अल्प विकर्षण भी होगा। यहां इसका मतलब प्रबल आकर्षण है, इसका मतलब विकर्षण 0 है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं विकर्षण जो होगा, विकर्षण जो होगा वो 0 होगा। यहां पर अगर हम बात करें प्रबल विकर्षण है इसका मतलब आकर्षण 0 होगा, और यहां अल्प आकर्षण है इसका मतलब अल्प विकर्षण भी होगा। अल्प आकर्षण है इसका मतलब अल्प विकर्षण भी होगा। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। अगर प्रतिचुंबक में प्रबल विकर्षण है इसका मतलब आकर्षण 0 होगा। अनुचुंबक है इसको हम पारामैग्नेटिक, कभी कभी इंग्लिश से देता है, हिंदी में लिख के पारामैग्नेटिक, इसे अल्प आकर्षण यानी अल्प विकर्षण भी होगा। और लोह चुंबक है प्रबल आकर्षण होगा, विकर्षण का मान 0 होगा। अब इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए सर। और इसकी चुंबकशीलता, इसकी चुंबकशीलता चूंकि ये सर चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण रखता है, चुंबकशीलता का मान 1 से कम होगा, 1 से कम। इसकी चुंबकशीलता 1 के बराबर, इसकी चुंबकशीलता 1 के बराबर,
इसकी चुंबकशीलता 1000 से अधिक। अगर हम इसकी चुंबकशीलता की बात करें, चुंबकशीलता 1000 से अधिक, जल्दी से लिख लो, क्योंकि ये प्रबल विकर्षण रखता है इसलिए 1 से कम, ये अल्प आकर्षण रखता है इसलिए 1 के बराबर, और ये 1000 से अधिक। जल्दी से लिख लो, तुम्हारा दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। लिख लिया? लिख लिए? देखो फिर से हम बताते हैं। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लोह चुंबक, 3 प्रकार का चुंबक है। प्रतिचुंबक वो होता है जो एकदम विकर्षण का गुण, निगेटिविटी रखेगा, नहीं कहते एंटी है, प्रति है, प्रति कण, जो कण विरोधी कण हो तो कहते हैं प्रबल विकर्षण। अनुचुंबक होगा ये अल्प आकर्षण होगा, और लोह चुंबक प्रबल आकर्षण होगा। प्रबल आकर्षण होगा तो विकर्षण का मान 0 होगा, प्रबल आकर्षण होगा तो अल्प आकर्षण होगा तो अल्प विकर्षण भी होगा, और अगर प्रबल विकर्षण होगा तो आकर्षण का मान 0 होगा। इसमें चुंबकशीलता का मान 1 से कम होगा, इसमें चुंबकशीलता 1 के बराबर होगा, और इसका तो बहुत ज्यादा चुंबक के प्रति लगाव है तो यह चुंबकशीलता 1000 से अधिक होगा। अब जल्दी से लिख लीजिए सर। लिख लिए? लिख लिए? द नेक्स्ट वन इज, अब आइए सर थ्योरी में। थ्योरी यहां लिखा हुआ है सर, आप बैक करके भी देख सकते हैं। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षण, अल्प मात्रा में जब ये प्रतिकर्षण कह दिया, अल्प विकर्षण या प्रतिकर्षण और अल्प आकर्षण किसमें होता है? अनुचुंबक या पैरामैग्नेटिक में। अब आंसर बता दीजिए हमको क्या होगा, जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए सर, क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? ए की, बी की, सी की, डी? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए। अल्प आकर्षण है, अल्प प्रतिकर्षण है, इसका मतलब अल्प आकर्षण भी होगा, और ये किसमें होगा? प्रतिचुंबक या अनुचुंबक की लोह चुंबक। बताइए व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? इस सर तपस्या है पढ़ाई, अगर आप कर पाते हो। हम लोग के साथ जब हम लोग पढ़ते थे ना सर, तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे थे, सब ऐश करता था, दारू बियर सब चलता था इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन आज उन लोगों की यह स्थिति है कि 1 बोतल दारू कहां से खरीदेगा, वो पैसा नहीं है उसके पास, क्योंकि उसने त्याग नहीं किया। और त्याग, सिर्फ और सिर्फ त्याग के बल पर ही आप सर जिंदगी में कुछ कर पाइएगा। इसलिए सर एकदम कंसंट्रेट कीजिए। पारा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता, जब ये आपको पारा चुंबकीय कह दिया, इसका मतलब अनुचुंबकीय है, और अगर अनुचुंबकीय है इसका मतलब चुंबकशीलता 1 के बराबर हो। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? बताइए सर आंसर क्या होगा? देखिए इकाई, अगर हम चुंबकशीलता की बात करें तो थोड़ा सा यहां पर सर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से कम होता है। इसका जो है थोड़ा सा सर सुधार कर लीजिएगा, इसकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से कम होता है, लेकिन इसका जब आओगे ना तो ये इकाई से थोड़ा अधिक होता है, लगभग बराबर ही होता है। लेकिन अगर थोड़ा अधिक का अगर ऑप्शन दे तो थोड़ा अधिक मार लेना, और ये 1000 से अधिक होता है। इसको ठीक कर लो, इकाई से कम, ये इकाई से थोड़ा अधिक या इकाई के बराबर, और लेकिन आंसर में अगर मिलेगा तो इकाई से थोड़ा अधिक ही मारना, और इसका 1000 से अधिक। लिख लिए? अब बताइए सर आंसर। जो नहीं लिख पाते हैं सर, यहां पे लिखा हुआ है, इसको सर बैक करके लिख लेंगे। बताइए क्या होगा आंसर? इकाई से कुछ कम, इकाई होता है इकाई से कुछ अधिक। आंसर बताइए। ए की, बी की, सी फोर कैट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर कहोगे तो प्रतिचुंबक हो गया पेपर, जगह में नहीं सटेगा चुंबक। अनुचुंबक में आ जाइएगा तो अनुचुंबक में ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, और लोह चुंबक में तीनों को है आयरन, निकेल और कोबाल्ट। अब देखो, जब 2 लोचदार पिंड, ये अलग हिंदी है सर, इसका इंग्लिश होता है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी सर हम भी खोज के लाते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेके आए। तुम कहेगा तो कल से लेवल को डाउन कर देंगे। कितने लोग चाहते हैं कि लेवल थोड़ा डाउन हो? एक टाइप करें। तुमको लगता है नहीं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लेकर आइए तो 2 टाइप कर दो सर। जिनको लग रहा है कि लेवल थोड़ा सा डाउन करना है तो 1 टाइप करो। लगता है कि नहीं ठीक है सर हमको सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ना है जिससे मेरा रिजल्ट होगा, तो 2 टाइप कीजिए। थोड़ा सा भारी लगेगा सर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सर किसको। अगर आपको दिक्कत होगी, इसका मतलब कहते हैं ना सर कि अगर कठिनाइयां आ रही है तो समझ लेना कि खुदा तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि तुम कितने कठोर हो। इसलिए सर कठिनाइयों से जूझिए, नहीं तो सर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए थैंक यू सर, आपका सपोर्ट मिलता है।
तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। कहता लोचदार पिंड, लोचदार पिंड मतलब इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी, लोचदार पिंड मतलब इलास्टिक बॉडी। कहता जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है, दोनों जब ये लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराएंगे, मान लो दो रबर का बॉल है, इलास्टिक बॉडी है, दोनों आपस में जोर से टकराएंगे, पुनः अपने पूर्वावस्था में आने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन पढ़ो। कहता दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं, दोनों जब टकरा जाएगा तो और सिकुड़ेगा नहीं, टकराने के बाद थपचेगा फिर फैल जाएगा, ये जो इस टकराएगा फिर थपच के फैल जाएगा। कहता है दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, एकदम टकराएगा, दबेगा और फिर प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य है, मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आ जाते हैं। बताओ व्हाट इज द आंसर, आंसर बता, आंसर 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 व्हाट इज द आंसर। चला ए की बी की सी की डी, बी फॉर बॉल। दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। ये जो दोनों पिंड टकराएंगे दोबारा अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए फिर से फैलने लगेंगे। आंसर इसका बता, ए की बी की सी की डी, द राइट आंसर इज डी। अब देखो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 है, तो यह संबंधित है, तो एकदम चला जैसे 2 8 6 है ना, तो 1 2 3, तो आवर्त तो हो गया 3, इसमें कहीं कोई झोल वाला बात नहीं है। तो आवर्त 3 देखो दो ऑप्शन में है क्या, नहीं, इसमें आवर्त 2 है, आवर्त 1 है, आवर्त 2 है, आवर्त 3 है, तो मारना 2 आंसर, खत्म है कहानी। आवर्त अगर इसी से आंसर मिल जाएगा। समूह भी 16 है सर, 8 2 10 6 16, 8 2 10 6 16 है, तो 16 देख लो कहां पर है, 12 13 14 15 16, ये पीरियोडिक टेबल कहने चल गया 16 यहां। सल्फर, तो सल्फर देखो तो 16वें में है, तो 16वें में है, तो आंसर इतना काहे गिनना है, 1 2 3 कर दोगे 3 आंसर। कक्षा की संख्या भी कहेगा तो 1 2 3, कक्षा की संख्या 3 इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए सर अगले में चलते हैं। कौन एक केटायन है, सर केटायन एनायन एकदम फ्रेश कर लो, ये पूछवे करता है। अगर हम केटायन की बात करें और एनायन की बात करें तो केटायन ये है और एनायन ये है। अगर हम केटायन और एनायन की बात करें, केटायन मतलब सर प्लस चार्ज होगा। लोग क्या समझता है, लोग कहता है एनोड, एनोड मतलब हो गया प्लस, कैथोड मतलब हो गया माइनस। लोग ये ऐसा सोचते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब निगेटिव। सर जो एनोड होता है वो केटायन होता है, केटायन प्लस होता है, और जो कैथोड होता है वो एनायन प्लस होता है, एनायन होता है। देखो उल्टा है, यहां एनोड है तो यहां एनायन है, यहां कैथोड है, यहां कैथोड है तो यहां केटायन है। सर एकदम पूरा पुरजोर तरीके से दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए सर, ये क्वेश्चन अब पूछा जाने लगा है। एनोड है तो केटायन है तो पॉजिटिव है, और कैथोड है तो एनायन है तो निगेटिव। जल्दी लिख लीजिए सर, एनोड है केटायन है तो पॉजिटिव, एनोड जो होगा यानी पॉजिटिव, केटायन भी पॉजिटिव, और कैथोड होगा एनायन होगा निगेटिव। जल्दी से लिख लीजिए सर, आंसर बताइए। सबको नमस्ते है सर, मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए सर, कि आप लोग ऐसे ही सर अपने मुकाम तक पहुंचिए कभी, लेकिन कभी हम मिले तो जरूर हमको याद कीजिए सर। बड़ा गला फटता है सर, इधर हिलता है पढ़ाने में, लेकिन फिर भी आपके साथ रहते हैं सर, तो थोड़ा सा थैंक यू बोल लिया करो यार। कहते हैं हम तुम्हारा टाइम भी बर्बाद नहीं करते, हम कभी नहीं सोचते हैं कि तेरा 1 सेकंड फालतू के भाषणबाजी में बर्बाद करते हैं। इसलिए भाई मेरे पढ़, अगर आपको मेरा बैच वगैरह करना है तो आप धुरीना एप्लीकेशन पे जाएंगे और मेरे सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। 299 में मैंने फुल सिलेबस का बैच दिया है। धुरीना नाम का एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होगा, DHURINA धुरीना नाम का, तो आप सर DHURINA धुरीना नाम का एक एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कीजिएगा। टीचर्स में जाइएगा, टीचर्स में जाने के बाद या बिहार एग्जाम में जाइएगा तो आपको 299 का एक कोर्स मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैथ आर के सिंह सर पढ़ाएंगे, साइंस हम देख रहे हैं, और आपको मेरा पूरा किताब एसके झा सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप लोग को लगे तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। कहता है कौन एक केटायन है, तो कौन एक केटायन है। चला तो केटायन बोले तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तुम देखो कार्बोनेट, कार्बोनेट यहां हम लिस्ट दे दिए हैं, देखो कार्बोनेट का CO3 डबल माइनस, केटायन नहीं है, चला ये एनायन है। हाइड्रोक्साइड OH माइनस है, OH माइनस है, OH माइनस किधर गया, OH माइनस देखो ये एनायन है। उसके बाद नाइट्रेट NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस देखो नाइट्रेट, ये भी सर एनायन है।
अमोनियम, अमोनियम देखो यहां NH4+ है, ये केटायन है, यू विल गेट द आंसर डी फॉर डॉग। इतने से पूछेगा, ये फिक्स है, इसको प्रैक्टिस कर लो तो और काम हो जाएगा। बिहार पुलिस में भी सर एडमिशन चल रहा है, एकदम मिनिमम एट द रेट मात्र 21 रुपीज पर सब्जेक्ट है, 249 में बैच है, अभी एडमिशन चल रहा है। जो लोग लेना चाहते हैं वेलकम टू द बैच। सिर्फ मेरा फिजिक्स करना चाहते हैं उसमें भी एडमिशन चल रहा है, सिर्फ मेरा केमिस्ट्री करना चाहते हैं उसमें भी एडमिशन चल रहा है। आरके सिंह सर का मैथ करना चाहते हैं मात्र 99 रुपया में सर एक पेपर आपको मिल जाएगा, और होल पेपर के लिए आपको पूरा ग्रुप डी के लिए 299 का एक सिंपल सा एक छोटा सा कोर्स हम लेकर आए हैं जो कंप्लीट फाउंडेशन ही होगा और अभी से एग्जाम तक चलेगा। मेरी पूरी किताब मैं उसमें पढ़ाने जा रहा हूं। अब आ जाइए सर एक समरूप श्रृंखला, इसको हम बार बार इसलिए हाईलाइट करते हैं ना कि बच्चा इसको भूल जाता है, मामला गड़बड़ा देगा। एक होता है एल्केन, देखो फिर से समझ लो सर, हम मेरा मानना है सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन करने से होगा, रिजल्ट वहीं से बनेगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिनको सर कोर्स के रिगार्डिंग जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं या फिर बुक के रिगार्डिंग है या फिर अन्य कोर्सेज के रिगार्डिंग है, वो लास्ट में रुकेंगे सर। अभी इसलिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ रहे हैं तो उनका टाइम सर वेस्ट हो जाएगा, तो आप सर लास्ट में रुकिएगा, मैं 10 मिनट सर आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या 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 करना है और कौन सा बैच है या कौन सी बुक आ रही। एनटीपीसी की जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको 2 से 3 दिन, आज सोमवार हुआ, मंगलवार को मार्केट में चली जाएगी, बुधवार सुबह से आपको मिलने लगेगी। उम्मीद करते हैं मंगल को ही मिल जाए शाम में, लेकिन बुध से तो हर हाल में एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट मैंने अब आज तक आपने प्रैक्टिस सेट बनाया होगा, एक प्रैक्टिस सेट मेरा भी बना के देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप सर प्रैक्टिस सेट को जरूर सराहेंगे क्योंकि मैंने उसमें पुरजोर तरीके से मेहनत की और उसकी एक्यूरेसी लेवल पे 100% ध्यान देने की कोशिश की कि आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी लेवल मिले अधिकतर, और एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हर क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कहते हैं और सर किताब का नाम है प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर, सिर्फ ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के साथ सर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहते हैं एल्केन, इसका फॉर्मूला होता है चला CnH2n, क्योंकि फेक क्वेश्चन सर आप अगर प्रैक्टिस भी करते हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे या आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ओरिजिनल के साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। मैथ को भी सर ऐसे सेट किया गया है कि वो पैटर्न जो एकदम रेगुलरली पूछ रहा है सेम पैटर्न, तो उसका एक क्वेश्चन दे दे। फिर जो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछ रहा है तो उसका एक क्वेश्चन दे दे, ताकि सारा टाइप बच्चे का एक बार में रिवीजन हो जाए। हम सर ऐसा कोशिश किए हैं, उम्मीद करते हैं कि सर आप भी उसको सराहेंगे। एल्केन, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है सर CnH2n-2। सर इसको एकदम गौर से देख लीजिएगा, इसमें एकदम सवाल आपको मिलेगा। एल्क, एल्क, एल्क कॉमन है, एनी कॉमन है। ए, एल्केन, एल्कीन, यहां ई हो जाएगा सर। एल्केन, एल्कीन, ये ए है और ये YN है, बस ए, ई और Y का फर्क है। सबसे बड़ा कौन है? CnH2n+1 है, ये सबसे बड़ा है। फिर एक घट गया, ध्यान दीजिएगा सर, CnH2n प्लस एक मिनट, इट्स माई मिस्टेक, यहां 2 हो जाएगा। वेरी गुड, अब सब चला मैच्योर हो गया है। CnH2n+2 है, इसमें से 2 घट गया तो CnH2n हो गया, फिर और 2 घट गया CnH2n-2 हो गया। आप इस ऑर्डर को देखिए, ABCD में A पहले होता है, फिर E होता है, फिर Y होता है। तो आप क्या कीजिए, AEY कर लिए, अभी हो जाएगा CnH, सबसे बड़का वाला पहले लिखेंगे CnH2n+2, फिर उसमें से 2 घटा देंगे CnH2n, और फिर 2 घटा देंगे CnH2n-2। तो सर हमारा काम हो जाएगा, सबसे बड़ा पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, AEY, AEY। अब पहचानेंगे कैसे? कहेगा कौन एक ही जात का है, तो जिस सब में ANE लगा हुआ होगा वो एक जात का होगा, जिस सब में ENE लगा हुआ होगा वो एक जात का होगा, जिसमें YNE लगा हुआ होगा वो एक जात का। अब जल्दी से सर लिख लीजिए, +2 होगा, +2 होगा भाई मेरे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को इस लेवल पे आप सर जाके AEY +2, फिर 2 को हटा देंगे, फिर -2, इस आधार पे याद कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और सर जहां आप नहीं लिख पाते हैं तो कोशिश करेंगे बैक जाके वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर पते हैं, कहां कौन सा हमने बात बोला है वो भी आपको पता है। कहता है एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र को चुने। इससे पहले भी हम ये प्रश्न लेकर आए थे और आज फिर से हमने रिवीजन करने का सोचा ताकि आपका काम हो जाए। बताइए कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा आंसर होगा?
कहते हैं एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन CnH2n+1। ओ तरीके, एल्कीन का CnH2n होता है, ये गलत है, एल्काइन का CnH2n-2। अब देखिए सर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन यहां है एल्केन CnH2n+2, इसी को हिंदी में लिख दिया है CnH2n+2, एकदम सही है ये, हमको गलत कथन चुनना है, ये हमारा आंसर नहीं है। एल्केन CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2, ये भी सही है। इसी को इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश है ये हिंदी है। एल्काइन की अगर हम बात करें CnH2n-2, एल्काइन CnH2n-2, इसी को हिंदी में लिख दिया है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। 4 नंबर ऑप्शन में एल्कीन CnH2n+1 नहीं होता, CnH2n होता है, ये गलत। थोड़ा सा बनाने में आपको सर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सर आप खोजोगे तो एल्कीन का ये नहीं होता, एल्कीन का CnH2n होता है। देखिए सर, एल्केन का हमने कहा AEY, खाली प्रैक्टिस करो ना, CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, और ये होता है CnH2n-2। हो गया? अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ए की, बी की, सी की, डी? अगला बताइए सर, एकदम ध्यान देके बनाना पड़ेगा, इसलिए सर डरना, हम ये भी तुमको दिखाना चाहते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो, कथन निष्कर्ष आए उसको पढ़िए, आपका काम होगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? जब ये एल्केन कह दिया, एल्केन ANE कह दिया ना, इसका मतलब पहला वाला है CnH2n+2। बताइए आंसर कौन सा होगा सर, ए की, बी की, सी? उम्मीद करते हैं आप सर बना दीजिएगा, शी फॉर कैट होगा आंसर, वेरी गुड। अब देखो, हम कहते हैं सर एक मोल में होता है 22.4 लीटर, पढ़े हैं कि नहीं? अब जितना मोल कह देगा उतना कर दीजिएगा। एक मोल मतलब 22.4 लीटर, एक मोल मतलब 22.4 लीटर, एक मोल मतलब 22.4 लीटर। अब सर पढ़ो तो क्वेश्चन, एसटीपी पर 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी? हमको पता है एक मोल यानी हम यूं कह सकते हैं सर 22.4 लीटर में कितना, एक मोल। हमको जो निकालना होता है उसको इस साइड रखते हैं, हमको कह रहा है कितने मोलों की संख्या कितनी होगी, इसलिए मोल को इस साइड रखे हैं, इसलिए 1 लीटर में कितना, तो 1 लीटर में हो जाएगा चला 1/22.4, इसलिए कितना में 67.2 लीटर में कितना, तो कहेंगे 1/22.4 गुना 67.2। अब बताइए सर कितना हो जाएगा? 22, जिसको निकालना उसको इस साइड रखना, 22.4 लीटर में 1 मोल, इसलिए 1 लीटर में 1/22.4, इसलिए 67.2 लीटर में कितना, 1/22.4 गुना 67.2। बता कितना हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? 3 हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर 3 मोल। सी फॉर कैट, जल्दी से लिख लीजिए सर। 22, जिसको निकालना होगा उसको इस साइड रखना, अगर लीटर कितना लीटर, तो लीटर को इस साइड रखते, तब लिखते 1 मोल में इतना लीटर, तो इतना लीटर में 1 मोल, इसलिए 1 लीटर में कितना, इसलिए इतना में कितना। अब कहता है यदि किसी गैस का अनुभार x है तो एसटीपी पर इसके x/6 का आयतन क्या होगा? तो हमको ही बताइए, अगर x है तो 22.4 लीटर है, किसी भी गैस का अनुभार अगर x है तो 22.4 लीटर है, तो x/6 होगा तो कितना होगा, 22.4/6 कर दीजिए, एकदम डरने की जरूरत नहीं है, आंसर 3.7 लीटर हो जाए। किसी का भी अगर x मोल है तो 22.4 लीटर होगा, x/6 हो जाएगा तो 22.4/6 हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। हो गया? ए सी डी, सी कैसे होगा, डी हो जाएगा आंसर, वेरी गुड। अगला, उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करें, यही कथन निष्कर्ष है जो थोड़ा डोलाता है। कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती। बताओ तो पदार्थ की अवस्था कभी अस्थाई होता है, कभी वो ठोस होता है, कभी द्रव होता है, कभी गैस होता है। हम कहेंगे अस्थाई नहीं होता, तो अस्थाई नहीं होता तो ये तो अस्थाई वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, एगो ये बचा एगो ये बचा, तो कहेंगे पदार्थ की अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती, एकदम सही है। अब कहता पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। बताओ किसको? परमाणु क्रमांक को। सर परमाणु क्रमांक अगर लोहा का मान लो, लोहा का है 26, Cu कॉपर का है सर या Ag का है 47, तो बताओ तो इसका परमाणु क्रमांक बदल देंगे तो क्या ठोस है, परमाणु क्रमांक अलग है तो द्रव हो जाएगा।
एकदम नहीं होगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर सर अवस्थाएं नहीं बदलती। क्वेश्चन कहता है पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है, परमाणु क्रमांक के आधार पर कैसे बदल दोगे? ये आयरन है, ये भी ठोस है, इसका परमाणु क्रमांक अलग है 26 है, ये एजी है, इसका भी परमाणु क्रमांक अलग है 47, इसका परमाणु क्रमांक अलग है, तो क्या दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है? एकदम नहीं। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा कि तापमान और दाब पर अवस्थाएं बदलती है। तुम देखता होगा जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो कम ताप और कम दाब अगर होता है तो अवस्थाएं बदलने लगती। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बोलिए सर। बी फॉर बॉल। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कहता है ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। एकदम अनिश्चित नहीं होता सर, एकदम निश्चित होता है। यही कथन तो गलत है, यही तो गलत है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। जब नॉन ऑफ दीज नहीं रहे, जो स्टेटमेंट मिल जाए उसको आंसर मार देना है, लेकिन चारों पढ़ना जरूरी है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, एकदम निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, एकदम कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, मतलब उसे दबाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। ये सर ईटा है, इसको आप दबा सकते हैं क्या? तो आंसर बताइए। ए फॉर एप्पल हो जाएगा, होगा सर। द नेक्स्ट वन इज, कहता पुरुषों में नसबंदी। सर पुरुषों में नसबंदी बताओ क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? पुरुषों में नसबंदी होता है तो क्या कहलाता है सर? वेसेक्टोमी कहलाता है। अब सर ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित है, या अल्सर से संबंधित कह सकता है। और साइकेडेमी कुछ नहीं होता, कुछ खास नहीं है। न्यूरेटोमी सर नर्वस सिस्टम से संबंधित है, नर्वस सिस्टम से संबंधित है। सर जो वेसेक्टोमी है ये पुरुषों में नसबंदी होता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। हाथी का गर्भकाल। सर गर्भकाल कुछ इंपॉर्टेंट मेरे बुक में भी दिया हुआ है, अन्य चीजों जगहों पर भी दिया हुआ है। मेरे बुक में सर सबसे लंबा गर्भकाल होता है, इसीलिए पूछता है सर। 625 दिन का गर्भकाल होता है और यह सबसे लंबा गर्भकाल होता है, सबसे लंबा गर्भकाल होता है। 625 दिन मतलब समझ रहा है, 366 दिन में सर 1 साल होता है। मतलब हाथी जो है अब बच्चों तो सर नमहर होता है, तो सबसे लंबा गर्भकाल इसी का होता है। इसलिए ये तुमको पूछेगा। एक तुम मनुष्य और बंदर का याद रख सकता है, उसके बाद तुम बाघ, बकरी, भैंस नहीं, बाघ का याद करो, बाद बाकी किसी का याद करो ना करो, 3 गो का जरूर। मनुष्य या बंदर का सेम होता है सर, मनुष्य या बंदर का 280 दिन होता है, बाघ का 155 दिन होता है। ये 3 गो हाईलाइट कर लो, इसको जरूर याद रखना। हाथी का तो एकदम याद रखना 625 दिन होता है। ठीक है, हाँ उम्मीद करते हैं सर एक बार शॉर्ट रिवीजन हो जाए, उसके बाद जिसको बुक से रिगार्डिंग है, बैच से रिगार्डिंग है, या कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं सबका कमेंट्स देखूंगा और आपको रिप्लाई भी कर दूंगा सर। कहां से आपको पीडीएफ लेना है वगैरह वगैरह भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सर लास्ट में रिप्लाई कर दूंगा। आज ये सबसे लंबा गर्भकाल होता है, पुरुष में नसबंदी वेसेक्टोमी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ये तो एकदम निश्चित होता है सर, तो ये गलत है। पदार्थ की अवस्थाएं अस्थायी नहीं होती है, एकदम सही है, और तापमान और दाब के हिसाब से परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी गैस का अनुभार x है तो x/6 करेंगे तो x होगा तो 22.4 लीटर, x/6 करेंगे तो 22.4/6 कर देंगे। एसटीपी पर अगर 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है तो मोलों की संख्या 22.4 लीटर में 1 मोल, इसलिए 1 लीटर में कितना, इसलिए इतना में कितना। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है, एल्केन का होगा CnH2n हो जाएगा, एल्केन CnH2n हो जाएगा, सॉरी CnH2n+2 हो जाएगा। एल्कीन होगा तो CnH2n होगा, एल्काइन होगा CnH2n-2 होगा। AEY खाली सजा देना है। एक ही श्रृंखला में सर हम आपको बताए हैं तीनों का फॉर्मूला, उस पर काम आपका हो जाएगा। कौन सा कैटायन है? हम बोले हैं जो कैटायन है वो पॉजिटिव होगा और जो एनायन है वो निगेटिव होगा। उल्टा होता है कैथोड एनोड का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है 3 है तो 3 है तो आवर्त खट से तो पकड़ा गया 3 होगा आंसर। नॉन ऑफ दीज है नहीं। जब दो पिंडों को सर आपस में जोड़कर टकराते हैं, टकराएंगे तो पूरा पूर्वावस्था में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोचदार पिंड का मतलब होता है इलास्टिक पिंड। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। पाराचुंबकीय की सापेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से कुछ अधिक होती है। अनुचुंबक की प्रति चुंबक की अगर हम बात करें तो वो 1 से कम होती है, और लोह चुंबक 1 से 1000 के आसपास होता है। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षण, दैट इज पारा चुंबक। एक ही परिपथ में सर जंक्शन पर सभी धाराओं का योग समान होगा और वोल्टेज कुल वोल्टेज 0 होगा, किरचॉफ्स का नियम है।
यहां पर भी किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार सर वोल्टेज और ईएमएफ का कुल योग जो है गणितीय योग 0 होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही है? हम बोले थे इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि आकार भिन्न होता है, यहां कर दिया है, और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हम बोले थे दोनों होगा। ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य यानी बी होगा। इसी पर आंसर पे बच्चों को डाउट हो गया था, ये आंसर होगा सर बी फॉर बॉल। देख लो 5 का आंसर क्या गया हुआ है तुम लोग के पास, 5 का आंसर बी है, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहां पर सर आकार नहीं कह रहा है, खाली कहता है आधार पर बदलता है, तो क्या बदलता है ये क्लियर नहीं किया, इसलिए एक स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, तो हम कहेंगे केवल 2 सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन? इसमें दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, क्योंकि कह रहा है आकार बदलता है। आ जाइए इधर, ये तीनों डिफिनेशन हमने बताए हैं आपको। उसके बाद हमने कहा है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3 पे ये सवाल बन जाएगा। बीटा बट्टा गामा कर दोगे 2/3 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये हम बोले थे पूर्णतः प्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ टक्कर होगा। प्रत्यास्थ टक्कर या पूर्णतः और प्रत्यास्थ टक्कर एक के बात है, जो इक्वल टू 1 होगा, और प्रत्यास्थ टक्कर इज लेस देन 1 होगा। पूर्णतः और प्रत्यास्थ टक्कर होगा इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए सर, मैथ नहीं बनता है वगैरह वगैरह, तो आपसे मिलना है सर, जब आ जाइए सर, हमारा घर है, आप आइए सर, आपका स्वागत है। अब सर देखिए, जिन लोगों का भी डाउट है, अगर आपको सर बैच से रिगार्डिंग डाउट है, अगर आप मेरा बैच करना चाहते हैं, तो आप एक एप्लीकेशन है सर धुरीना नाम से, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मैंने बिहार पुलिस का होल सिलेबस का एक बैच दिया हुआ है 249 में, इट्स बिहार पुलिस। हम पूरा सारे बैच जो मेरे आ रहे हैं सर, उसका इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं जिन लोगों को जरूरत है। उसके बाद एक बैच मेरा आ रहा है सर 299 में, होल ग्रुप डी, जिसमें साइंस मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, राहुल सर बायो पढ़ाएंगे, और मैथ बाय आरके सिंह सर होगा, और करंट अफेयर्स भी हम उसमें पढ़ाएंगे, और 500 क्वेश्चन आर्ट्स के भी हम डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बैच हो गया। उसके बाद आप एक क्लास 10th के लिए एक आर्ट्स एजुकेशन पे हमारा लाइव फ्री डिस्कशन चल रहा है क्लास 10th के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, ये जो ग्रुप डी है, इसमें आप इंडिविजुअल भी क्लास कर सकते हैं मेरी। अगर आप सिर्फ मेरी क्लास इंडिविजुअल करना चाहते हो, सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ मैथ, सिर्फ बायो, तो उसके लिए @99 में आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 99 रुपए में आप हमसे पूरा सामान्य ज्ञान फिजिक्स पढ़ सकते हो। एसके झा सामान्य विज्ञान आप पूरी की पूरी पढ़ सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपको अगर 99 में फिजिक्स, 99 में केमिस्ट्री और 99 में बायो मिलेगा अलग अलग, और एक साथ अगर आप लेते हो 299 में आपको मिल जाएगा। रही बात बुक की, तो बुक अगर किसी को मेरी बुक चाहिए एसके झा सामान्य विज्ञान, तो मार्केट में सर डुप्लीकेट बुक आ गया है, तो आप डुप्लीकेट बुक ना खरीदें। मार्केट में जो बुक है उसमें यूट्यूब की जगह यहां पर सूट्यूब लिखा गया है, यहां पर इस पोजीशन पे, तो आप वो बुक ना खरीदें। यूट्यूब की जगह सर सूट्यूब है। जिनको बुक खरीदना है सर, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी लिंक दे देंगे, 5 मिनट के बाद आप आइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। एनटीपीसी का मेरा प्रैक्टिस सेट बुधवार से मार्केट में मिलने लगेगा और आप तक पहुंच जाएगा। बहुत प्रयास किए हैं सर कि आपके लिए सबसे बेस्ट, आज तक जितना आपने बनाया है उसमें सबसे बेस्ट एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। एक भी सेट किया हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के साथ आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सर बढ़ पाए। और बोलिए सर, 12th वालों के लिए अभी कुछ नहीं है। इतना फास्ट आप कमेंट्स कीजिएगा कि हम देख भी नहीं पाएंगे। धुरीना नाम का एक ऐप है सर, उस पर आपको मेरा सारा क्लास मिल जाएगा। क्या आइकॉन है? टीचर ना, आइकॉन कौन सा? टीचर करके एक आइकॉन होगा सर, उसमें एसके झा टीम सेलेक्ट कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए हम वीडियो भी डाले हुए हैं सर, ग्रुप डी वाला देखिएगा, ग्रुप डी बाय अनाउंसमेंट बाय एसके झा, उसमें हम सारा डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं सर हम लोग क्लास में कल जिनका भी फिजिक्स का क्लास है, कल है 8 बजे, कल संडे है, फिर भी आपका क्लास है ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।